नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बात करते हैं खबरों की। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच हुआ गठबंधन आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है। दोनों पार्टियों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी है, पर अभी तक यह बैठक अपने आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, क्योंकि यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी चाहती है, तो वहीं सपा ने महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों की मांग की है। वहीं यूपी में अभी तक कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि कई तरह के दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस यूपी में पहले 4 सीटों की मांग कर रही थी। सपा कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी, और इसको लेकर दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। कांग्रेस और सपा के बीच कई दौर की बैठक उपचुनाव को लेकर हो चुकी है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से हम देखें, कांग्रेस और सपा के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से हम देखें, लगातार लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन, जो यूनिटी देखने को मिली, अब उपचुनाव की जब बारी है तो कहीं ना कहीं तकरार के जो हालात है वो देखे जा रहे हैं, और कई दौर की बैठक होने के बाद भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर अभी तालमेल नहीं खा पा रहा है। कांग्रेस की तरफ से शुरू में 4 सीटों को लेकर डिमांड की गई थी कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 सीटों से ज़्यादा देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही थी। इसका सीधा सा कारण यह भी था, जिन 10 विधानसभा उपचुनाव होने हैं उन पर 1 सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा नहीं था। अगर ऐसे में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 सीटें मिल रही हैं तो कांग्रेस उन 2 सीटों पर भी फायदे में है। लेकिन कई चीज़ें अभी निकलकर सामने आ रही हैं। वेस्ट यूपी में अगर हम बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, उस पर भी कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही है। हालांकि उस पर भी समाजवादी पार्टी खुद चुनाव लड़ने के मूड में है, क्योंकि वहां से आरएलडी के विधायक चंदन चौहान फिलहाल जीतकर सांसद बन चुके हैं, और वहां पर जरूर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारकर उस सीट को अपने कब्जे में करना चाहेगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में हो जाती है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में जो कठिनाइयां सामने आएंगी, हो सकता है उनमें कहीं ना कहीं आसानी हो सके। और आरएलडी की तरफ से भी 2 सीटों का दावा ठोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उपचुनावों को लेकर अभी किसी में भी किसी तरह की कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के साथ भी 2 सहयोगी गठबंधन है, निषाद पार्टी और आरएलडी, वो भी अभी अपनी 2-2 सीटों की डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो अलीगढ़ की खैर सीट है उस पर भी आरएलडी अपनी डिमांड कर रही है, क्योंकि 2007 और 2012 में आरएलडी का वहां पर कब्जा था और मीरापुर की सीट पर आरएलडी का विधायक ही था। तो इस सीट पर दोनों सीटों को मिलाकर आरएलडी का कब्जा यहाँ पर रहने वाला है। जी बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। आसिफ, जो सपा और कांग्रेस के बीच जो अभी समीकरण देखे जा रहे हैं, लाख बैठकें हो रही है, एक नहीं कई दौर की बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी तक आखिरी मुहर नहीं लग पाई है। आगे की रणनीति किस तरह की देखी जा सकती है, क्योंकि उपचुनाव होने, विधानसभा चुनाव, जो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें 10 सीटों पर उपचुनाव होने, और ये काफी अहम है। देखिए, जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा है, अभी तक सहमति नहीं बन सकी है, और सहमति इसलिए भी नहीं बन पा रही है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को देने के मूड में दिखाई दे रही है, और इसके एवज में सपा महाराष्ट्र में 12 से 15 और हरियाणा में 5 सीटों की डिमांड कर रखी है। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहाँ से 3 या 4 सीट की डिमांड किया है, और इसके एवज में जिस तरह से समाजवादी पार्टी हरियाणा में 5 सीटों की मांग किया है, तो यहाँ के एक नेता का बयान पहले भी आ चुका है, जिसमें वह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार हरियाणा में नहीं है। तो ऐसे में साफ तौर पर जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में 1 या 2 सीट
कांग्रेस समाजवादी पार्टी को दे सकती है। वहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद महाराष्ट्र पहुंचे थे और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था और 15 सीटों की डिमांड कांग्रेस की तरफ से कर रही है, तो ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस में भी महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरह से पेच फंस चुका है। वहीं यह भी तय करना है इंडिया गठबंधन को कि जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी कमान संभाल रखी है और 30-30 मंत्री उपचुनाव की सीटों पर अपना मंथन कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जो नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है और संगठन के कार्यकर्ताओं को मनाने की भी कोशिश की जा रही है। और वहीं सब के बीच जिस तरह से बीजेपी और आरएलडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है और जिस तरह से मीरापुर सीट पर आरएलडी अपने प्रत्याशी उतारना चाह रही है, इसको लेकर कहीं न कहीं जो सियासत है तेज हो चली है और सीधा असर इंडिया गठबंधन पर भी देखा जा सकता है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम क्लियर कर चुकी है, ऐसा सूत्रों का दावा है। सिर्फ 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर मंथन चल रहा है और अगर कांग्रेस को सीट देने की बात करें तो गाजियाबाद और खैर सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को प्रत्याशी उतारने की झंडी मिल गई। हालांकि इस सीट शेयरिंग को लेकर लगातार कांग्रेस हाईकमान और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच मंथन भी चल रहा है, लेकिन अब पूरी तरह से जो पेच फंसा है वह हल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं एक तरह से दरार भी देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटों की डिमांड कर रखी है और सिर्फ यूपी में 2 ही सीट कांग्रेस को देना चाहती है, तो ऐसे में जो समीकरण है इंडिया गठबंधन का कहीं न कहीं बिगड़ता भी दिख रहा है और इसका असर भी अब साफ तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया, लेकिन इस हार से बीजेपी ने भी बड़ा सबक लिया है और लगातार मंथन का दौर चल रहा है। संगठन के कार्यकर्ता जो नाराज थे उन्हें मनाने की कोशिश किया जा रहा है और साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर हमलावर है। तो ऐसे में जो चुनाव होना है यूपी का यह काफी दिलचस्प भी होता नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो पेच फंसा है अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तक उपचुनाव की सीटों पर जो चुनाव होना है उपचुनाव उसकी तिथि का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मंथन का दौर जारी है और इस मंथन में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा एयर तैयार किया है, एक बड़ा दबाव बनाया है और जिस तरह से यूपी में बड़ी जीत दर्ज की है, तो ऐसे में कांग्रेस भी ऐसी पार्टी है जो दबाव की पॉलिटिक्स नहीं स्वीकार करती है। जो भी बड़े नेता हो अगर उन पर दबाव बनाया जाता है तो कांग्रेस पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो सीट शेयरिंग का मामला है अभी पूरी तरह से फंसा है और पेज भी फंस चुका है। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, जिस तरीके से अगर हम दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व की बात करें, कई दौर की बैठकें हुई हैं लेकिन फैसला अभी तक मिल नहीं पाया है, नहीं हो पाया है कितनी सीटें किसको दी जाएगी। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें, वहां के जो कांग्रेस नेता है वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और ऐसे में वहां सीटें मिलना मुश्किल है। भी कहा गया था कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की हुई थी, लोकसभा चुनावों में भी ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सीटें निकलकर ज्यादा आई हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यही कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का किसी तरह का कोई जनाधार नहीं है, वो हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अगर ऐसा ही महाराष्ट्र और हरियाणा में हमें सीट चाहिए तो वो कांग्रेस को देनी पड़ेगी। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से खुले तौर पर एक तरह से चेतावनी कह सकते
सकते हैं, कांग्रेस को कह दिया गया है। हालांकि अब अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होते हैं, 2 सीटें जो कांग्रेस के कोटे में जाती हैं, कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ती है, उन सीटों पर क्या स्थिति होगी वो भी देखने वाली बात होगी। अगर वो 2 सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल जाती हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति वही बनी रहेगी जो विधानसभा चुनावों में पहले से कांग्रेस की स्थिति बनी हुई थी। क्योंकि ब्रजभूषण सिंह का ही बयान सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पर खुलकर कह दिया था कि राहुल गांधी जो लोकसभा में सीटें निकालकर आए हैं वो अपने दम पर नहीं आए हैं। अगर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन से हटा दिया जाए, कांग्रेस से दूर कर दिया जाए, तो राहुल गांधी क्या है वो सबके सामने नजर आ जाएगा। तो स्थिति फिलहाल वही बनी हुई है। उपचुनावों की सीटों को लेकर फिलहाल किसी तरह का कोई भी जो मंथन है वो चल रहा है, कोई सहमति अभी दोनों के बीच नहीं बन पाई है। अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देगी और कौन कौन सी सीटें देगी ये अहम मानी जाएंगी। जी आसिफ, अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की ओर, अगर एक बार फिर से हम रुख करें, यादों को ताजा करें, तो 2 शहजादों की जोड़ी बड़ी ही चर्चा में रही थी और ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान जो रिजल्ट आया इंडिया गठबंधन के लिए काफी फायदेमंद रहा। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव होने, क्या इस दौरान जो अभी के हालात देखे जा रहे हैं ये जोड़ी रंग ला पाएगी? देखिए, जो अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता हाथ लगी। लेकिन अगर इससे पहले 2017 के चुनाव की बात करें तो राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। और इसके ठीक बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ इसमें काफी सफलता मिली। तो यह नहीं कहा जा सकता कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को बड़ी जीत मिल सके, क्योंकि जो समीकरण है विधानसभा का समीकरण अलग रहता है और लोकसभा का समीकरण कुछ अलग ही रहता है। तो ऐसे में बिल्कुल तरह से आसिफ बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और पुष्पेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही, पेपर लीक के आरोपियों की संपत्ति जब्त किए गए हैं। आरोपियों की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई है। 2 मुख्य आरोपियों पर ईडी का बड़ा शिकंजा कसा है। राजीव नयन मिश्रा, सुभाष प्रकाश पर यह कार्रवाई देखी गई है। भोपाल नोएडा की संपत्तियां, खातों में जमा रकम भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, सिपाही भर्ती आरओ एआरओ की परीक्षा का पेपर लीक कराया था इन्होंने और अब ये ईडी की बड़ी कार्रवाई, भोपाल और नोएडा की संपत्तियां जो है वो जब्त किए गए हैं, खातों में जमा रकम भी जब्त किए गए हैं। तो 2 मुख्य आरोपियों पर ईडी का एक बड़ा शिकंजा, राजीव नयन मिश्रा, सुभाष प्रकाश पर कार्रवाई। पेपर लीक के 2 आरोपी है जिनके ऊपर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। और एक बार फिर से आसिफ का रुख कर लेते हैं। आसिफ, पेपर लीक के 2 आरोपियों के ऊपर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई है। जी बिल्कुल, जो है जिस तरह से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ है, जिसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से विपक्षियों के निशाने पर रहे, सरकार पूरी तरह से गिरती नजर आई और इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजीपी प्रशांत कुमार खुद कार्रवाई में जुट गए और साथ ही साथ पूरी एसटीएफ को लगा दी गई। और इस मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा, कई नकल माफियाओं को जेल भेजा और साथ ही साथ इसमें जो मुख्य आरोपी है राजीव नयन मिश्रा और सुभाष, जो आरओ एआरओ और साथ ही साथ पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड बताए गए हैं, यह जेल में बंद है। और इसी बीच जिस तरह से ईडी ने मनीष का केस इन नकल माफियाओं पर दर्ज किया और नकल माफियाओं पर यह मुकदमा दर्ज होने के बाद ईडी की कार्रवाई भी तेज हो चली और उनके बैंक डिटेल खंगाली गई, उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। और अब जिस तरह से ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ी है और 1 करोड़ से अधिक जो संपत्ति है, या यूं कहा जाए कि 1 करोड़ से अधिक जो है संपत्ति सीज की गई है और साथ ही साथ इनसे जुड़े अन्य जो है मामले भी तलाशे जा रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और आरओ एआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले में राजीव नयन मिश्रा और सुभाष की के खिलाफ जो कार्रवाई है आगे भी जारी रहेगी और भी शिकंजा कसा जाएगा। जी
जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो राजीव नयन मिश्रा के साथ साथ एक और सुभाष प्रकाश पर जो ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और सीधे चलते हैं जिंदा सीएम नायब सैनी लाइव है। तीज उत्सव के महोत्सव पर क्या कुछ देखा जा रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। मेरे लिए ये बड़ा सुखद संयोग है कि सावन का पवित्र ये महीना और बेटियों बहनों के पावन त्योहार तीज का अवसर है। तीज महोत्सव में आना मेरे लिए ये गर्व की बात तो है। मैं सभी बहनों का स्वागत और अभिनंदन मैं दोनों हाथ जोड़ करके करता हूं। आप सबको तीज पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं, मुझे गर्व है कि आज अपनी बहनों के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। जो एग्जीबिशन लग रही थी, मैं वो एग्जीबिशन भी देखने के लिए गया हूं। कहीं पर हमारी हरियाणवी संस्कृति के पारंपरिक वेशभूषा और जो प्राचीन काल की हमारी संस्कृति की धरोहर आज वो भी देखने को मिली है। हमारे नए बर्तन बनाने वाले हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए महारत हासिल की है, मुझे उन सब के बीच में जाने का मौका मिला है। मैं उन सब को भी आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है, मैं आज जब अपनी बहनों के परिवार में आया हूं तो हरियाली, ये जीवन की खुशहाली, ये इसका प्रतीक है। तीज के साथ साथ हमारी संस्कृति में त्योहारों की शुरुआत ये होती है जो होली तक चलती है। तीज पर भाई द्वारा बहन को कोठली देने की ये हमारी सदियों से परंपरा रही है। बहनें भाई के फलने फूलने की कामना करती है। आज आपका यह भाई भी आपको कोठली देने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में आया है। मैं आपके हंसते खिलखिलाते चेहरे को देखकर मेरा मन बड़ा संतोष और खुशी से भाग भाग हो रहा है। आपने हरियाणवी वेशभूषा में आकर के इस हरियाली महोत्सव, इस तीज महोत्सव को सार्थक कर दिया है। मैं इसके लिए आप सबका पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं। मैंने आपके कुशल हाथों से बनाए गए उत्पादों से भरी प्रदर्शनी को भी देखा है। खुशी की बात है कि मेरी बहनें अब कौशल के जरिए अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। स्वरोजगार स्थापित करने वाली बहनों को आज यहां सम्मानित भी किया गया है। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी स्व सहायता समूहों की बहनों को आज अभी आप लोगों के बीच में 100 करोड़ रुपए का ऋण भी आज देने का काम ये हमने किया है। मैं आप इस वित्त वर्ष में स्व सहायता समूहों को 490 करोड़ रुपए की राशि के ऋण देने के लक्ष्य को भी हम आगे बढ़ाते हैं। आज हर जिले में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पाने वाली हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को आज 38,50,000 रुपए की राशि से
आज सम्मानित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि इससे अन्य सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी अधिक लगन और मेहनत से काम करने वाली बहनें प्रेरित होंगी। ये भी हमारे लिए बड़ी सुखद बात है। हमने अभी जो हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, उस फिल्म के माध्यम से भी मैं अपने लखपति जी दिए, जिन्होंने सफलता के हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर झंडे गाड़े हैं, मैं उनको और दूसरी बहनों के लिए जो एक प्रेरणा स्रोत बनी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो सीएम सैनी को अभी आप लाइव सुन रहे थे और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।